जो विश्व स्तर पे हम लोगों को कंपटीशन करना है, और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जो कुछ भी गिरा है सभी इस धरती शाहजहानपुर जनपद की देन है, आप दोनों की देन। कि ये अधिवेशन सहकारिता का शाहजहांपुर जनपद का, इसमें मुझे यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब बीपीएस राठौर जी ने आमंत्रित किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम किसी बहाने शाहजहांपुर में कुछ फंक्शन करने के बहाना तो मिल गया है। हमारी महिलाएं और किसान भाई बहन के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। ये पूरा सहकारिता विभाग बहुत महत्वपूर्ण और हमारे किसानों से सीधे सीधे संबंधित है, और इसका महत्व तब जाके सबको मालूम पड़ा जब आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक नई नीति, सहकारिता नीति का संचालन देश में किया। तो एक तरफ तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी देश में पूरी दिशा दे रहे थे, और सहकारिता का जो पूरा आंदोलन उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। आम जन और किसान से जोड़ने का सीधा प्रयास हो रहा है देश में और प्रदेश में भी। योगी मंत्री जेपीएस राठौर जी जो शाहजहांपुर के ही हैं, उन्होंने भी शाहजहांपुर का नाम रोशन करते हुए उत्तर प्रदेश में यह सहकारिता विभाग तो और गति दी है। और जब मैं यहाँ आया तो जेपीएस राठौर जी ने बड़ा अच्छा जागरूक का यहाँ दिखाने का कार्य करवाया। ऐसा फिर रहा कि पहले 27 तारीख दी गई, तो 6 तारीख, फिर 7 तारीख, और मैं सिर्फ कुछ पल के लिए आना चाहता था। ऐसा नहीं है, ये शाहजहांपुर है, यहाँ की जनता से खून का रिश्ता है, और जीवन पर भी आप अगर न लगा दो वो भी कम होगा, क्योंकि जो कुछ भी गिरा है सभी इस धरती शाहजहांपुर जनपद की देन है, आप दोनों की देन। तो आपके शाहजहांपुर के सभी लोगों को अच्छा लग रहा, अध्यक्ष से लेकर नीचे तक जो जो इसमें योगदान देता है उसको बधाई भी देता हूँ, और यह भी कहता हूँ कि पूरी ताकत से आगे बढ़िए। ये वो कार्य है जो शाहजहांपुर जनपद को और हमारे शाहजहांपुर जनपद के किसानों को और सुदृढ़ बनाएगा और सामर्थ बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, और उनके आगे बढ़ने का रास्ता यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का है, और जब इस समिति आई थी मुझे आमंत्रित करने, तो मैंने चर्चा यही की सहकारिता विभाग में शाहजहांपुर जनपद में, प्रदेश में, देश है, मगर अब आगे बढ़ने के लिए इसे और आधुनिक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो विश्व स्तर पे हम लोगों को कंपटीशन करना है, और उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज करना है एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो हम लोगों की जिंदगी में इतनी तेजी से आने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ऐसी चीज होगी जैसे एक जमाने में मैं भी गया था बंगाल, वहां चाय के बागान बहुत हैं, तो वो बता रहे थे साहब कि चाय कब आई। चाय जब भी 100-200 साल पहले आई तो लिप्टन कंपनी ने क्या किया था, एक ट्रक पर चाय भरी और गांव डुगडुगी बजाई और सबको चाय बना के पिलाई। और आज हर घर में, हर जगह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जहां चाय का प्रचलन ना हो और चाय पीने की आदत ना हो। उसी तरीके से आज मैं कह रहा हूं कि जैसे चाय घर घर पहुंच चुकी है, वैसे एआई घर घर पहुंचने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, और आप उसको, हम लोगों को अभी अपने आप को सशक्त भी करना है, उस टेक्नोलॉजी से लैस भी करना है, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। ये एआई से चंद उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास साधन हो, ये उन देशों के सिर्फ नहीं है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है विश्व पटल पे कि ये इंटरनेट जब आया, इंटरनेट में क्या हुआ
उसे कहते हैं इंटरनेट में डिजिटल डिवाइड हो गया। डिवाइड का मतलब कुछ लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए थे और कुछ लोग इंटरनेट ना पाने की वजह से पीछे छूट गए। कुछ देश सशक्त हो गए, कुछ देश आगे विकसित हो गए। मगर एआई के लिए हम लोगों ने बहुत खास तौर से भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित कर रही कि ये एआई चंद बड़े लोगों और बड़े शहरों के लिए नहीं होगी, ये धरातल से शुरू होगी। हम अपने आप को तभी सफल मानेंगे गाँव गाँव एआई का इस्तेमाल होंगे, लोग अपने आप के जीवन में सुधार लाएंगे। और 3-4 चीजें होंगी एआई जीवन में जो आसानी से हो सकते हैं। कि फोटो लीजिए गन्ने की और वो बता देगा कि ये 15 नवंबर से 20 नवंबर में चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, इसी टाइम इसे काट के गन्ने को चीनी मिल में सप्लाई कर। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ाई करें, या उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास व्यवस्थाएं। ये सभी लोगों के लिए सरकार प्राथमिकता दे रही है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी, अरे डीपीएस जी सुनिए हमारी बात कि अब आप ये अगले अधिवेशन में, ये तो हो गया 88 अधिवेशन जब होगा तो यहाँ सभी लोग एआई से लैस होंगे और इन्हें मालूम होगा अपने किसान भाइयों को और ये आपके कॉर्पोरेट विभाग को एआई का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जिंदगी में और आमदनी में कितना परिवर्तन आ सकता है। ये आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपको ये भी बता देगा कौन लोग वंचित रह गए हैं लाभ से, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, कैसे उनको प्रेरित किया जाए, कैसे और सहकारिता विभाग में जो लोन का वितरण होता है वो सही व्यक्ति और पात्र व्यक्ति तक मिले, तमाम में खाद का वितरण कहाँ पहुंचा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आप एक क्षण में अपने ऑफिस में बैठ के आप पालन कर सकते। आपके जीवन में 3 चीजें मैंने जैसे फिर दोहरा देता हूँ, आमदनी के जरिए बढ़ जाए, लोगों का उत्पादन चाहे वो किसान हो चाहे वो फैक्ट्री हो वो बढ़ जाएगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाएगा। 2 चीजें होती जो प्रधानमंत्री जी इसका बहुत ही फोकस कर रहे हैं, एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ये पुराने घटियानुसी जो चीजें थी कि जाके दस्तखत करवाओ पर्चियां एक जगह से दूसरी जगह से एनओसी लो, तमाम ऐसी चीजें थी, वो सरकार हटाने के लिए पूरे प्रयास और विधेयक भी ला रही है। हमारे दोनों सांसद बताएंगे भी कि ये कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है और कंप्लायंस बर्डन जो कहते हैं वो हल्का किया जा रहा है कि औपचारिकताओं में ना उलझा दिया जाए बल्कि कार्य करके दिखाया जाए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा ईज ऑफ लिविंग, जो आम जीवन है उनमें जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकारी प्रशासन प्रणाली और वाणिज्य विभाग के बारे में भी खूब चर्चा होती कि विभिन्न देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करार हो रहे हैं। करार का मतलब यही है कि जो हमें हमारी जो फायदे की चीजें हैं वो विदेश से हमारे पास हैं और जो हम जिस चीज का उत्पादन करते हैं वो विदेश में भी जाएं, उनके भी मार्केट खुले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम और बहुत निर्णायक दौर से भारत गुजर रहा है कि बड़े बड़े देश जो कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने, पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका से बात और न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ओमान से, कहा नहीं सबसे करार हो रहा है। ये करार इसलिए किया जा रहा है कि ये नया भारत है, उभरता हुआ भारत है। इसके लिए 2 ही कारण हैं जिस वजह से ये करार जो वर्षों से लंबित थे। एक तो सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा कारण है 140 करोड़ जनता। ये जो भारत की 140 करोड़ जनता थी पहले एक जनसंख्या के रूप में देखी जाए, मगर धीरे धीरे करके ये जनसंख्या महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल इंडिया का प्रतीक हो गया है। गांव गांव घर घर लोग पैसे खर्च करने की क्षमता रखते हैं। गांव गांव लोग चाहते हैं कि उनके भी यहाँ वो सुविधाएं हों और वो प्रोडक्ट हों जो विश्व में सबको मिलते हैं। पहले आपने सुना होगा कि साहब ये आम है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है और ये वाला भारत के लिए है। जो दागी वाला प्रोडक्ट है वो भारत के लिए है और जो अच्छा वाला दिखने वाला वो विदेश के लिए।
वो जमाने लग गए मोदी जी के जमाने में। अब भारत की जनता कोई रिजेक्ट माल नहीं देगी, कोई किसी कमी। फल का उदाहरण दे रहा हूं, सभी चीजों के लिए, आपकी चप्पलें हो, आपके कपड़े हो, आपके खिलौने हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो। कुछ देश भारत को डंपिंग ग्राउंड समझते थे कि जिनमें जो कैंसरस आइटम हो, आपके जो गड़बड़ माल हो, जो रिजेक्ट माल हो, वो भारत की जनता के लिए दे दिया जाता है। मगर हम आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है और भारत की जनता आप जाग लेंगे कि किसी तरीके का रिजेक्ट माल नहीं लेगी। जो विश्व में बनेगा टॉप क्वालिटी, वही भारत की जनता की उपलब्ध कराया जाए। और ये मैं बता रहा था, ये 140 करोड़ जनता जो पैसे खर्च करने की क्षमता और जागरूकता, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट घर घर, मोबाइल हर हाथ में, दुनिया और देश में क्या हो रहा है सबको मालूम। तो अब ये नया भारत और नई टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्थाएं, और उसी के आधार पर यह काम किया जा रहा है। और बड़े बड़े देश देखते हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता सबसे बड़ा विश्व का मार्केट बन गया है। उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में जनता खरीदने के लिए लायक हो गई है। इसी बदौलत सब लोग झुक रहे हैं और कारवार हो रहे हैं भारत के साथ। और ये दर्शाता है भारत की उभरती हुई शक्ति को। ये 140 करोड़ जो हमारी जनता है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यही हमारी सबसे बड़ी, जो मैं कह सकता हूं, विभिन्न देशों से बात करने की क्षमता बराबरी से, ये हमारी जनता की बदौलत। तो कोई रिजेक्ट माल नहीं होगा। और आप लोगों को भी, खास तौर से किसानों को मैं कहता हूं, अपने किसान, कि अब आप लोगों को भी अपने उन क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड, जो बचाव किया जाता था, उससे भी आगे निकलना होगा। और हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान जो बहुत बढ़िया उत्पादन करते हैं, वो भारत के लिए तो करते ही, और हर चीज ये ध्यान रखते हुए की गई है कि किसी भी देश से ऐसा करार नहीं है कि वो अपना यहाँ कृषि का उत्पादन हमारे क्षेत्र पर डंप कर दे और हमारे किसान उसमें घाटा दबा ले। किसी तरीके का कोई घाटा भारत के किसानों को नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। और हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं, वो बिल्कुल जानकारी के अभाव से और दुष्प्रचार जो कर रहे हैं। किसी तरीके से भारत के किसानों को कोई भी अहित नहीं होगा इन करारों से, जिससे हमारा माल इन विदेशों में जाए और कोई ये ना कह सके ये किसी तरीके से क्वालिटी कम है। तो ये भी राठौर जी, ये आप चलवाइए अभियान। कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्थाएं और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स। एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी नहीं, दुगनी तिगनी 10 गुना हो सकती, मगर उस पर ध्यान कभी केंद्रित किया ही नहीं गया। मगर अब इन करारों के साथ उस समय आ गया है कि भारत का उत्पादन बढ़ेगा भी। और एक ही चीज ध्यान रखनी होगी हम लोगों को, क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। और क्वालिटी में जो उत्पादन हो रहा है वो तो उद्योग में होता ही है। किसानों के लिए जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तमाम ऐसी चीजें हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पानी के ऊपर खेती, और तो क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोपोनिक्स। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको आपको प्रयोग करना होगा और नए चीजें का अपना ध्यान लाना होगा, ताकि हमारे जो हमने जो करार किए हैं सरकार है, उसका फायदा उठा सके। और जो जल्दी से मार्केट कैप्चर कर लेगा विदेशियों की, तभी उसको फायदा मिल पाएगा। वरना अगर हम लोग ढीले रह गए और ये ध्यान नहीं दिया कि हम पुराने जमाने की तरह अपनी खेती करेंगे, तो दूसरे लोग आके वो मार्केट कैप्चर कर लेंगे। जनता के लिए काम करता है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं और अपने जेबा सोसाइटी का मैं खुद मेंबर हूं। मुझे याद है कि जब पहले चुनाव हुआ करते थे सहकारिता के, तो ये लोग कहा करते थे कि डायरेक्टर बनने के लिए जो जाता है, संचालक अगर पेशाब खेते चला गया तो वो ठीक है हो जाता। लेकिन आज ये व्यवस्था बदल गई। मैं अपने समझ गया सीधी बात, जिसके साथ आए वो डायरेक्टर हो जाए, वही चेयरमैन बन जाता था। ये कैसी व्यवस्था हुआ करती। अब मात्र 21 रुपए का मेंबर बनने के बाद आपको
फायदा क्या इससे होता है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सहकारिता विभाग का गठन करके और बहुत योग्य और कर्मठ व्यक्ति को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी देके आदरणीय श्री अमित शाह जी को देकर के देश भर में इस सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय दुगनी करने की व्यवस्था जो माननीय हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी ने की है, और उत्तर प्रदेश में उनके कामों को पूरा करने के लिए जनपद शाहजहां से ही हमारे डीपीएस के बड़े भाई आदरणीय JPS राठौर जी पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारिता का डंका बजाए पड़े हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले कोऑपरेटिव बैंक के घाटे क्यों हुआ करती थी, उसके कई कारण है। मुझे उसी मालूम है कि पहले क्या होता था, किसान लोग बहुत सीधे हुआ करते थे,